के कौन कौन से प्रमुख तत्व है। आज अपना जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण है। यानी भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था होते हुए भी भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं। यानी एकात्मकता के लक्षण कौन कौन से हैं जो भारतीय संविधान में विद्यमान है। वो है पहला कि भारत में एक संविधान है, संपूर्ण भारत में एक संविधान है। पहले जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में एक संविधान था, परंतु अब जम्मू और कश्मीर को जब केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया, वहां से धारा 370 और 35 से हटा दी गई, तो संपूर्ण देश का एक संविधान है। हमारे पूरे भारतवर्ष का शासन एक ही संविधान के अनुसार संचालित किया जाता है। जैसे दुनिया के विभिन्न देश हैं, जिनमें अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, उनमें राज्यों का संविधान अलग है और संघ का संविधान अलग है। तो भारत के संविधान में एकात्मकता के लक्षण के रूप में पाया जाता है कि संपूर्ण भारत का संविधान एक है। यानी भारत में एक ही संविधान द्वारा संपूर्ण भारत में शासन का संचालन किया जाता है। जिस तरह से अमेरिका और स्विट्जरलैंड में राज्यों का संविधान अलग है, उस तरह से यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये एक संविधान हुआ भारतीय संविधान के एकात्मकता के लक्षण को स्पष्ट करता है। अब अवशिष्ट शक्तियां, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हमारे संविधान में किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के द्वारा। परंतु अब जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई हैं। ये व्यवस्था कनाडा में भी है, कनाडा के संविधान में भी है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र या संघ के पास है, उसी तरह से भारत में भी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ सरकार को, यानी संघ को या केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो इस लक्षण के कारण ही केंद्र अधिक मजबूत होता है और अधिक शक्तिशाली होता है। ये अवशिष्ट शक्तियों के कारण भी हमारे संविधान में एकात्मकता का पाया जाता है। ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये कनाडा के संविधान में भी संघ को ही प्राप्त है। उसी के अनुसार, उसी से लेता अपना है कि भारत में भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके अतिरिक्त जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं, अन्य विषय हैं, उन पर केंद्र का अधिकार है, संघ का अधिकार है। तो ये एक हमारे संविधान का एकात्मकता का लक्षण प्रदर्शित करता है। तीसरा, हमारे संविधान में जो तीसरा बिंदु है एकात्मकता का लक्षण प्रदर्शित करने वाला, वो है संविधान संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं।
और संविधान संशोधन करने की अधिकांश शक्तियां संसद को प्राप्त हैं, केंद्र सरकार को प्राप्त है, संघ को प्राप्त है। इसलिए संविधान संशोधन करने का लक्षण भी एकात्मकता के लक्षण से मेल खाता है। कुछ विषयों पर संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी साधारण बहुमत है उससे ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कुछ विषय में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। केवल कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत और देश के राज्यों की विधानसभाओं के आधे से ज्यादा विधानसभाओं का भी उसमें विश्वास होना चाहिए, तभी संशोधन होता है। इसलिए परंतु इसमें भी जो सबसे अधिक संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। कुछ विषयों को साधारण बहुमत से दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। उसमें दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संशोधन कर दिया जाता है। कुछ ही विषय ऐसे हैं जिनमें राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि संविधान संशोधन का जो लक्षण है हमारे संविधान में, वो संविधान के एकात्मक लक्षणों को प्रकट करता है। फिर शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है। अपन ने कहीं भी पढ़ा था कि संघ सूची के अंदर 97 विषय, संघ सूची में कितने हैं 97 और राज्य सूची में कितने हैं 66 और समवर्ती सूची में कितने हैं 47। अब शक्तियों का विभाजन जो हमारे संविधान में किया गया है वो भी संघ को, केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय 97 जो संघ सूची में रखे गए हैं उनके ऊपर कानून केंद्र ही बना। उससे कम महत्व के विषय है 66 उन पर राज्य कानून बनाता है, और जो 47 विषय अन्य हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए उनमें भी कुछ विषयों पर राज्य बनाता है, कुछ विषयों पर केंद्र बनाता है। परंतु यदि कोई ऐसे विषय पर विवाद हो गया कानून पर, तो केंद्र सरकार, केंद्र ही उसके ऊपर भारी पड़ता है और उसी का बनाया हुआ नियम लागू होता है। इस तरह से जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भी हमारे संविधान के एकात्मकता के लक्षण को प्रकट करता है। यदि समवर्ती सूची में कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्य ने कानून बनाया, केंद्र सरकार, केंद्र ने उसका विरोध किया, तो अंत में केंद्र की ही बात मानी जाती है और वही कानून लागू किया जाता है जैसा केंद्र संशोधित करता है।
तो इन शक्तियों के विभाजन में भी जो अधिकांश शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, राज्यों के पास कम है, बहुत कम है। इसलिए हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन भी एकात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित करता है। अब आपातकाल कौन सी शक्तियां? आपात शक्ति जब बाह्य आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो, या किसी भी राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो, उस परिस्थिति में केंद्र राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकाल लगा देता है। उस आपातकाल में राज्यों की संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। तो ये भी एक संविधान के एकात्मकता का लक्षण प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 352 356 352 356 और संविधान का अनुच्छेद 360 में ये वर्णन है। आपात शक्तियों में अनुच्छेद 352, 356 और 360 कि जब राष्ट्रपति को ये लगता कि देश पर बाह्य आक्रमण होने वाला है या राष्ट्र में आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति इन अनुच्छेदों के अनुसार जो आपातकालीन उपबंध हैं उनका प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उस परिस्थिति में राज्यों की जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं। राज्यों की शक्तियों का स्थानांतरण केंद्र के पास हो जाता है आपातकाल में, और केंद्र पूर्णतया शक्तिशाली बन जाता है और राज्य शक्ति विहीन हो जाते हैं। तो आपातकालीन उपबंधों या आपातकालीन शक्तियों के आधार पर भी भारत के संविधान में एकात्मकता का लक्षण पाया जाता है। क्यों? जब आपातकालीन उपबंध लागू होते हैं तो राज्यों की शक्ति पूर्णतया नष्ट हो जाती है। अब छठी बात है, केंद्र में या संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यों का सदन होता है राज्यसभा, जो केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए विभिन्न देशों में यह व्यवस्था है कि जितने राज्य हैं उन राज्यों में निश्चित संख्या 2-2, 3-3 प्रत्येक राज्य के इस सदन में भेजे जाते हैं। परंतु हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि किस राज्य के कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में होंगे, कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में होंगे, ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या
राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती है, जो संघात्मक प्रणाली के सिद्धांत के विरुद्ध है। जनसंख्या के अनुपात में जिस राज्यों की जनसंख्या कम है उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिलता है, और जनसंख्या ज्यादा है उन्हें राज्यसभा में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। इसलिए यह सिद्धांत भी संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत के विरुद्ध है और एकात्मकता के लक्षण को ही प्रतिबिंबित करता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस राज्य की होगी उसका प्रतिनिधित्व या उसके प्रतिनिधि राज्यसभा में सब राज्यों से अधिक होंगे, और जिसकी सबसे न्यून है उसके सबसे न्यून। तो इस तरह से राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, असमान प्रतिनिधित्व है। तो ये बात भी संघात्मक लक्षण के विरुद्ध है, एकात्मकता को भी दर्शाता है। अब एकल नागरिकता अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, उन देशों दोहरी नागरिकता पाई जाती है, राज्य की नागरिकता और राष्ट्र की नागरिकता। हमारे संविधान ने भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता ही प्रदान की है। केवल एक अपवाद था जम्मू और कश्मीर, जिनमें अनुच्छेद 370 धारा 370 और 35A के अनुसार उन्हें दोहरी नागरिकता थी, परंतु अब जम्मू और कश्मीर से भी वो धारा 370 और 35A हटाकर संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ही कर दिया गया। पूरे भारत एकल नागरिकता है, यानी भारत का जो भी नागरिक है उसको एकल नागरिकता प्राप्त है। जैसे अपन राजस्थान के निवासी हैं, कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान में। और अपनी नागरिकता क्या है? अपनी नागरिकता है भारतीय। अपनी नागरिकता दोहरी नहीं है कि मैं राजस्थान का नागरिक भी हूँ और मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं है। जबकि अमेरिका में जिस प्रांत का व्यक्ति निवासी होता है उस प्रांत की नागरिकता भी उसके पास है और राष्ट्र की नागरिकता भी उसके पास है, यानी वहां दोहरी नागरिकता है। परंतु हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता प्राप्त है जो केवल भारत की नागरिकता है। तो हमारे पास जो एकल नागरिकता है वो भी हमारे संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रतिबिंबित करती है कि दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं पाई जाती।
नागरिकता है भारत में राज्य की नागरिकता और राष्ट्र की नागरिकता अलग अलग नहीं है। भारत में एकल नागरिकता ही पाई जाती है। यानी कि अपन राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान में निवास करते हैं, तो अपने पास राजस्थान की नागरिकता भी है और भारत की नागरिकता भी है। नहीं, अपने पास केवल भारत की नागरिकता है। ये एकल नागरिकता संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है। अब प्रारंभिक बातों में एकरूपता, यानी जो हमारे संविधान की प्रारंभिक बातें हैं, प्रारंभिक बातों में एकरूपता है, यानी पूरे भारत का शासन है, पूरे भारत का शासन है एक ही कानून द्वारा चलता है। पूरे भारत वो कानून समान रूप से लागू होता है। समझ देश में दीवानी और फौजदारी कानून, दीवानी कानून है वो पूरे देश में है, फौजदारी कानून है वो पूरे देश में है। और देश के लिए एक ही, संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक ही चुनाव आयोग है और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य IPS और IAS ये केंद्र सरकार द्वारा चयनित किए जाते हैं। तो प्रारंभिक बातों में एक रूपता है, यानी पूरे देश के अंदर जो दीवानी मामले हैं, जो फौजदारी कानून है, वो सब एक समान है। दीवानी और फौजदारी कोई भी कानून है वो पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में उसी के अनुसार न्याय व्यवस्था होती है। इसलिए प्रारंभिक बातों में एकरूपता है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके व्यक्तियों का चयन केंद्र सरकार UPSC करती है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग उनका चयन करती है और राज्यों में उनको उनका कैडर प्रदान करती है और वो अपनी सेवाएं देते हैं। राज्यों को अपने अपने राज्यों की लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग अलग होते हैं, वो केवल राज्य के कर्मचारियों का ही चयन करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं के व्यक्तियों का चयन करती है और उनको राज्यों में नियुक्ति प्रदान करती है। तो प्रारंभिक बातों में एकरूपता है, इसलिए ये भी हमारे संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रकट करता है। अब नौवां है संविधान के एकात्मक लक्षण, एकल संगठित न्याय व्यवस्था। भारतीय संविधान में एकल संगठित न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य की न्याय व्यवस्था अलग होती है, केंद्र की न्याय व्यवस्था अलग होती है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एकल संगठित न्याय व्यवस्था ही है कि राज्यों के जो न्यायालय हैं वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ काम करेंगे और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय
के अधीन काम करेंगे तो संपूर्ण देश में एकल संगठित न्याय व्यवस्था है। अधीनस्थ इकाइयों में जो फैसले होते हैं, जो न्याय मुकर्रर की जाती है, उनके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है और उच्च न्यायालय में जो न्याय मुकर्रर की जाती है, तय की जाती है, उससे कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। इस तरह से भारत के अंदर एकल संगठित न्याय व्यवस्था है। ये एकल संगठित न्याय व्यवस्था भी हमारे संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रकट करती है। अमेरिका में राज्य की न्याय व्यवस्था अलग है, संघ केंद्र की अलग है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी व्यवस्था है, परंतु भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एकल संगठित न्याय व्यवस्था है जो हमारे संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रकट करती है। आगे 10वां जो एकात्मकता का लक्षण है वो है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्य को केंद्र से पृथक होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। संविधान में राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया। 1963 में जो संविधान का 16वां 1963 में 16वां संविधान संशोधन पेश किया गया। उसमें यह तय किया गया कि संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वातंत्र के संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो राज्यों को संघ से पृथक होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये हमारे संविधान में जब 16वां संविधान संशोधन किया गया 1963 में, उसमें यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया। 11वां जो तत्व है वो है सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। यानी किसी राज्य की सीमाएं कहां तक होंगी उसमें परिवर्तन करने का अधिकार संघ को है, केंद्र को है। उसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। यदि राज्य सहमति नहीं दे तो भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। सीमाओं में परिवर्तन हेतु संघ को या केंद्र को राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक राज्य की सीमा का निर्धारण यदि संसद पारित करके राष्ट्रपति को भेज देती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, वही सीमा निश्चित होती है। उसमें राज्य अपनी सहमति दे या ना, ये जरूरी नहीं। 12वां जो अनिवार्य तत्व है वो है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। राज्यों को अपने अधिकारियों,
प्रशासनिक अधिकारियों को चयन करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके द्वारा वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करते हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS, इन सेवाओं के चयन का अधिकार संघ सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। जो संघीय लोक सेवा आयोग, जो संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा उनका चयन किया जाता है और राज्यों में उनकी नियुक्ति की जाती है। उन्हें जो कैडर मिलता है, राजस्थान कैडर, गुजरात कैडर, उनके अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन संघ करता है, इसलिए ये और वो राज्यों में भी नियुक्ति प्राप्त करते हैं और काम करते हैं। ये तत्व भी हमारे संविधान का एकात्मकता के लक्षण को प्रकट करता है। अब है भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, यानी अपन ने ये पढ़ा कि संविधान में एकात्मकता के लक्षण हैं, परंतु इसके साथ ही हमारे संविधान रचयिता, निर्माता स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे कठोर संघवाद नहीं मानते। वो हमारे संविधान को संघवाद की प्रवृत्ति में रखते हैं। हमारा संविधान एकात्मक होते हुए भी संघात्मक है, क्योंकि बहुत सी बातों में राज्यों को पूर्णतया स्वायत्तता प्राप्त है और वो अपने अनुसार अपना शासन चलाते हैं और जन कल्याण के कार्य करते हैं। इसलिए हमारे संविधान में एकात्मकता के लक्षण होते हुए भी भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। अब इस पाठ के प्रश्न, पहला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? प्रश्न नंबर 1 क्या है? वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में कितने राज्य हैं? पहला प्रश्न है, हमारे वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य? तो अपन ने ये पढ़ा था कि वर्तमान में हमारे देश में 29 राज्य हैं, 29, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। तो इसका उत्तर, हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में 29 राज्य हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 29। दूसरा प्रश्न है, संघ सूची की
सूची के विषयों पर संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? अपन ने 3 सूची पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अपन जानते हैं कि संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों। तीसरा है, संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था देता है? संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था देता है? तो संविधान में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया था, जिसमें अपन ने आज ही पढ़ा था कि संविधान का उपबंध 356 संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था देता है? संविधान का उपबंध 356 आपातकाल की व्यवस्था देता है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था देता है? उत्तर क्या लिखेंगे अपन? कि संविधान का उपबंध 356 आपातकाल की व्यवस्था प्रदान करता है। 4 नंबर 4, राज्य सूची में कितने विषय? अपन ने अभी देखा था संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। तो अपना आगे वाला प्रश्न है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो अपन उसका उत्तर क्या लिखेंगे? राज्य सूची में 66 विषय हैं। कितने विषय हैं? 66। और यदि प्रश्न से पूछा जाता कि संघ सूची में कितने हैं, तो अपन क्या लिखते? 97 विषय कर देंगे। इसके आगे प्रश्न है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है? संसद के कितने सदन हैं? 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में कौन करता है? राज्यसभा करता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था
करती है। जब केंद्र और राज्य इन दोनों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए तो उनका निपटारा कौन करता है? क्या लिखेंगे इसका उत्तर? सर्वोच्च न्यायालय। सब प्रश्न हो गए तो होमवर्क में ये प्रश्न कर लेना।